बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। डियर एस्पिरेंट्स, आज हमारा 54th लेक्चर है और हमारा 20 को पढ़ रहे हैं और आज हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सूट पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली जो सिविल जज के एग्जाम इंटरव्यू होते हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सूट क्या है। मैंने इसके ऊपर मेहनत की है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको क्लियर करूँ, आपको बता सकूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव सूट क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्या होता है, उसका रेलिवेंट लॉ क्या है और उसकी जो है वो डिग्री किस तरह से एग्जीक्यूट होती है। डियर एस्पिरेंट्स, जैसा आपको पता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह आप सबकी माओ को सलामत रखे। अगर आप मेरी वालदा के लिए सूरह फातिहा और दुरूद शरीफ पढ़ सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें, अप्रिशिएट किया करें, इससे इंस्पायरेशन मिलती है जजेस को और फिर वो आपके लिए और ज़्यादा लगन से काम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि फ्यूचर लेक्चर्स आपको मिलते रहें। शेयर ज़रूर किया करें। सदका जारिया है, इल्म फैलाना ऐसा ख़जाना है जिसका फल का सवाब आपको मिलता रहेगा। डियर एस्पिरेंट्स, आपके पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए और जो मैं बोलूँ उसको आप लिखते चले जाएं। जब आप मेरे अल्फाज को अपने अल्फाज में लिखेंगे कॉपी पेंसिल पे तो ज़्यादा सीखेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आपको रूल 13 एडमिनिस्ट्रेटिव सूट पढ़ के बताऊं, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सूट होता क्या है। देखिए मेरी बात सुने। एडमिनिस्ट्रेटिव सूट इस तरह से है कि एक मरने वाला मर गया, वो पीछे प्रॉपर्टी छोड़ गया है, ठीक है। अब मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं, मसलन उसकी प्रॉपर्टी की कोई केयर करने वाला नहीं है तो कोर्ट में आप आ रहे हैं कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि जनाब एक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी कर दें कि जो इस प्रॉपर्टी को क्या किया जा सके, मैनेज किया जा सके। अच्छा, उसके साथ आप क्या कहते हैं कि क्रेडिटर कर सकता है वो दावा कि वो ये कह सकता है कि जनाब मेरा इसमें डेट है तो मैंने वो रिकवरी करनी है, लिहाजा कोर्ट इस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेशन भी करने की इजाज़त दे और प्लस साथ में वो सूट फॉर अच्छा लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन समथिंग डिफरेंट। सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ये है कि जनाब इस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेशन करने की किया जाए और फिर मुझे मेरा इसका डेट जो है वो दिलाया जाए। अच्छा, ये तो था ना क्रेडिटर। मैं कहता हूँ कि अगर वो किसी के हक में वसीयत कर गया तो वो भी आके कह सकता है मैं लिगेटी हूँ, मेरे हाथ में इतनी वसीयत कर गया तो मुझे मेरा शेयर दिलाया जाए हिसाब किताब करने के बाद। यही नहीं है, कोई लीगल एयरब्यूट के दावा कर सकता है कि भाई इसमें डेट देना है वो भी दे दें, इसमें किसी की बिल भी है उसको भी हिस्सा दे दें, बाकी जो है मैं इसका लीगल शेयर बनता हूँ तो मुझे इसका हिस्सा दिलाएं। कहने का मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सूट बेसिकली एक इंटरेस्टेड पर्सन करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एन स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड, जो बंदा मर चुका होता है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, और मकसद क्या होता है उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेट करना और उसके बाद मुख्तलिफ लोगों के इंटरेस्ट को जो है वो क्या करना, प्रोटेक्ट करना। नीचे मैंने आपके लिए लिखा है ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सूट। द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन सूट इज टू एडमिनिस्टर द स्टेट ऑफ द डिसीज इन केसेस वेयर देयर इज नो एग्जीक्यूटर, द collection and preservation of the asset, payment of debt and legacies, dealing with the creditors and legatees and distribution of the residue among the legatees। ठीक है, तो सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव सूट ये है कि जब एक शख्स मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी में से जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं अगर उनका आपस में कोई डिस्प्यूट हो तो कोई एक उठ के तो कोर्ट में आके तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव सूट का दावा जो है वो कर सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो अच्छा ये तो पता चल रहा है कि हु कैन फाइल एन एडमिनिस्ट्रेटिव सूट, एनी इंटरेस्टेड पर्सन। और वो इंटरेस्टेड पर्सन में कौन हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, लिगेटी हो सकता है और लीगल हेयर हो सकता है। ठीक है,
अच्छा, अब अगर हम मोहम्मडन लॉ की बात करें तो उसमें प्रॉपर्टी की जो डिसीज की प्रॉपर्टी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है कि सबसे पहले फ्यूनरल एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं, उसके बाद डेट पे किए जाते हैं, उसके बाद अगर कोई विल हो उसको सेटिस्फाई किया जाता है और एंड पे जो हिस्सा है वो लीगल हेयर्स के दरमियान क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, वो ये है कि रेलिवेंट लॉ क्या है। अच्छा, रेलिवेंट लॉ मैं आपको बताता हूँ कि एक तो है ना कि सब्सटेंटिव लॉ क्या है और एक है प्रोसीजरल लॉ क्या है। प्रोसीजर लॉ तो आज हमने पढ़ना है। प्रोसीजरल लॉ से मुराद ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सूट का दावा कैसे लिखना है और उसकी कोर्ट ने डिक्री कैसे जारी करनी है, उसका फॉर्मेट क्या होगा। सब्सटेंटिव लॉ क्या है? सब्सटेंटिव लॉ ये है कि उसके प्रिंसिपल्स कहाँ हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सूट के, तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सूट के ऊपर। उसमें सक्सेशन एक्ट भी आ जाता है, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना वो उसके अंदर जो है ना वो मोहम्मडन लॉ आता है। ये मैंने मोहम्मदन लॉ आपके सामने निकाला है। इसका आपने अक्सर देखा होगा, वो सेक्शन 25 का या 29 का जो है वो दावा करते हैं। तो इसका जो है ना पैरा या रूल 24 से ऑनवर्ड उसको आप पढ़ें तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सूट का जो सब्सटेंटिव लॉ है उससे डील कर रहा है। सूट बाय क्रेडिटर अगेंस्ट एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। उसके बाद सूट बाय क्रेडिटर अगेंस्ट हेयर्स, तो ये सारे का सारा उससे क्या कर रहा है, डील कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जी मैं अब अच्छा, इसी में ना एक बड़ा ज़बरदस्त सा रूल है, रूल 30 या पैरा 31, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो क्या है, उसमें उसने वो रेलिवेंट लॉज जो हैं वो बताए हैं, जो कि इससे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सूट से डील करते हैं। ये देखें, इनेक्टमेंट्स रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये देखें नीचे प्रोबेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1881, सक्सेशन सर्टिफिकेट एक्ट 1899, एडमिनिस्ट्रेशन जनरल का 1874, क्यूरेटर एक्ट 1841, बम्बई रेगुलेशन एक्ट, ये भी ऐसी इनेक्टमेंट्स हैं जो कि इसके साथ क्या करती हैं, वो डील करती हैं सब्सटेंटिव लॉ के साथ। तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है, और भी इसमें जो है ना वो रेलिवेंट लॉ जो है वो दिए हुए हैं, आप उसको जो है वो देख सकते हैं। तो मैंने आपको सब्सटेंटिव लॉ बता दिया, मैंने बता दिया एडमिनिस्ट्रेटिव सूट क्या होता है, मैंने बता दिया कौन कर सकता है, मैंने बता दिया उसका ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्या होता है, मैंने उसका बताया कि सब्सटेंटिव लॉ क्या। अब हम चलते हैं प्रोसीजरल लॉ की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? प्रोसीजरल लॉ की तरफ। अच्छा, अगर हम प्रोसीजरल लॉ की तरफ चलें तो सबसे पहले ये है कि उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए जो है वो ये याद करेंगे, हमारा ऑर्डर 6 था प्लीडिंग्स, और इसमें मैंने आपको एक रूल 3 बताया था, वो कहता था फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग, द फॉर्म in appendix A when applicable and where they are not applicable like may be shall be used for pleading। तो ये आप देखें कि ये रूल 3 ये कहता है। अब हम चलते हैं अपेंडिक्स ए में, तो उसका आप देखें जी, ये फॉर्म 41 देखें, एडमिनिस्ट्रेशन बाय क्रेडिटर ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑल अदर क्रेडिटर्स। लो जी, ये बता रहा है कि जब एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडिटर जो है जिसने पैसे लेने हैं, अगर उसने खुद अपना दावा करना है तो वो उसका फॉर्मेट क्या होगा। इसको बेशक आप उर्दू में देख लें तो आपको जो है वो ज़्यादा इसकी जो है वो समझ आ जाएगी। ये देखें, मैं आपको एक पढ़ के भी सुनाता हूँ। 41, ये क्रेडिटर खुद करने जा रहा है। ये ऊपर वो लिखेगा, कर्ज ख्वाह का अपने और दीगर तमाम कर्ज ख्वाह की जानिब से इंतजाम चलाना। यानी वो दावा कर रहा है कि मैंने इस प्रॉपर्टी को, यानी मैंने भी कर्ज अपना लेना है और दीगर क्रेडिटर ने भी लेना है। तो वो कैसे लिखेगा? वो इस तरह लिखेगा कि ये मुतवफ़ी इस डेट को ये चीज़ें छोड़ के, इतने पैसे छोड़ के, ये प्रॉपर्टी छोड़ के मर गया, और वो मुद्दई के और दीगरान के क्या थे, मरने वाला कर्जदार था। दूसरे पैरे में वो बताएगा वो किस डेट को मरा है। तीसरे में वो बताएगा अगर उसने कोई अपनी वसीयत भी की है, किसी थर्ड पर्सन को उसने प्रॉपर्टी देने की बात की है, तो उसका भी जिक्र करेगा, ठीक है। उसके बाद जी वो नीचे बताएगा कि उसकी मनकुला गैर मनकुला जायदाद जो कि दूसरी पार्टी के कब्जे में है और जिसमें से पहले कर्ज जो है वो क्या होना है, वो अदा होना है।
तो ये एक दावे का फॉर्मेट है जो कि इसमें दिया गया है कि वो उससे मुतालबा करता रहा है, उससे कहा गया है मुद्दा लेख को कि भाई हिसाब किताब करो, मेरा कर्ज दो, लेकिन वो उस पर एग्री नहीं है, लिहाजा अदालती डिग्री जो है उसको क्या किया जाए, जारी किया जाए। अच्छा, इसी तरह ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा फॉर्मेट वो है स्पेसिफिक लिगेटी, जिसके हक में विल की गई है वो दावा कर सकता है कि जनाब मुझे मेरा हिस्सा दिलाया जाए, और फिर बाकी प्रॉपर्टी जो है वो लीगल हेयर्स के दरमियान क्या की जाए, तकसीम की जाए। तीसरा ये है कि अगर वो मसलन पैसों वगैरह का मामला है तो उसके बारे में सूट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, वो किया जा सकता है। एंड अदर फॉर्मेट जो है वो भी जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये था उसकी ड्राफ्टिंग। ऑर्डर 6 रूल 3 रेड विद वो अपेंडिक्स ए फॉर्म 41 to 44 डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव सूट। होप कि आपको समझ आ गई कि एडमिनिस्ट्रेटिव सूट जो है वो उसकी ड्राफ्टिंग किस तरह होती है। अब हम चलते हैं कि उसकी डिक्री कैसे होती है, वो डिक्री कैसे होती है। तो उसके लिए ऑर्डर 20 रूल 13 जो हमने पढ़ना है, और उसके पास साथ है अपेंडिक्स डी फॉर्म 17 to 20। तो हम उसको भी देख लेते हैं। ये देखें, ये आ गया फॉर्म 17 to 20। ये अब इसको पढ़ लें। अच्छा, इसमें क्या होता है, पहले प्रीलिमिनरी डिक्री होती है जिसमें कोर्ट ये कहती है कि यस, वो क्रेडिटर जो है वो इंटाइटल्ड है कि वो अपना कर्ज ले सके। ठीक है, अब वो कर्ज किस तरह से लेना है या किस तरह से रिकवरी होनी है वो फाइनल डिक्री की बात है। प्रीलिमिनरी डिक्री में कोर्ट सिंपल उसको इंटाइटल्ड डिक्लेयर करेगा कि ये क्रेडिटर, ये लोग जो हैं वो इससे लोन या कर्ज वापस लेने के हकदार हैं। ये लेगेटी जो है ये एज पर उसकी वसीयत जो है वो लेने के लिए क्या हकदार है, वो प्रॉपर्टी लेने का हकदार है, ये रिश्तेदार शेयर लेने का हकदार है। तो पहले हिस्से में प्रीलिमिनरी डिक्री होगी और फिर दूसरे हिस्से में क्या होगा, जाके जो है वो फाइनल डिक्री होगी। ठीक है, अब ये इसके जो है ना जी, ये मुख्तलिफ किस्म के जो है वो फॉर्मेट दिए हुए हैं। ये फॉर्मेट 1 था, इसको इतना डेप्थ में करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको रेलिवेंट लॉ पता होना चाहिए कि वो क्या है। फिर उसकी फाइनल डिग्री कैसे होगी वो इसके अंदर आ जाएगा। ये जो उसका जो फॉर्मेट है इसमें ये बताया जाएगा कि किस बंदे को कितने पैसे जो है वो देने हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म 18 जो है ये उसका वो वाला फॉर्मेट जो है वो बताता है। ठीक है, इसी तरह पहले क्रेडिटर की तरफ से दावा था, अब लिगेटी की तरफ से जिसके हक में विल हुई है वो उसकी तरफ से जो है वो डिक्री का फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, ये वो रेजिडरी जिसके हक में वो देने के बाद, कर्ज अदा करने के बाद, विल सेटिस्फाई करने के बाद जिसके हिस्से में प्रॉपर्टी आती है, अगर वो उसने दावा किया तो उसकी फाइनल डिक्री जो है वो किस तरह से होगी, वो ये वाला फॉर्मेट बताता है। ये बिल्कुल आपको इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। अब हम जो है ना फाइनली जो है वो इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसकी लिमिटेशन कितनी है इसकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सूट को जो है वो फाइल करने के लिए। तो उसके लिए मैं आपको लिमिटेशन एक्ट में ले जाता हूँ। इसका आर्टिकल 123 है, कहता है फॉर लेगेसी और फॉर शेयर ऑफ रेजिडरी बिक्विटेड बाय टेस्टेटर, वो जो जिसके हक में विल है वो अगर लेना चाह रहा, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन शेयर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटेस्टेट, या वो बगैर उसके मर गया है प्रॉपर्टी को वसीयत की है, तो उसमें से अगर किसी ने शेयर लेना है तो वो कितने अरसे में करेगा, वो 12 ईयर में दावा करेगा। व्हेन द लेगेसी और शेयर बिकम पेएबल और डिलीवरेबल, जिस डेट से वो पेएबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो क्रेडिटर है और उसने डेट लेना है तो वो हमें पता है उसका सिंपल फार्मूला है कि उसका वो 3 इयर्स के अंदर अंदर जो है वो कर सकता है। ये देखें, अंडर सक्सेशन एक्ट ये आर्टिकल 43 है, पर पर्सन टू होम हैज पेड अ लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन एसेट 3 इयर्स है। जो क्रेडिटर ने जो पैसे वगैरह अपने जो है वो लेने हैं उसके लिए 3 इयर्स है उसका। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है इसकी जो है वो लिमिटेशन जो है वो भी बता दी है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सूट की। अब हम थोड़ा सा इसकी जो है वो वर्डिंग को देख लेते हैं
तो फिर उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं। डिक्री इन एडमिनिस्ट्रेटिव सूट वेयर अ सूट इज़ फॉर एन अकाउंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी एंड फॉर इट्स ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द डिक्री ऑफ द कोर्ट shall before passing the final decree pass a preliminary decree ordering such accounts and inquiries to be taken and made and giving such other direction as is think fit। तो सबसे पहले कोर्ट ये प्रीलिमिनरी डिक्री करेगी कि हाँ वाकई हिसाब किताब होना चाहिए और ये लोग जो हैं वो इससे जो है वो यानी वो लेने के हकदार हैं, यानी वो कर्ज लेने का या वो विल के तौर पे प्रॉपर्टी लेने का हकदार है, उसका कोर्ट डिटरमिन करेगी सिर्फ इतना। उसके बाद फिर वो हिसाब किताब कैसे किया जाए वो फिर फाइनल डिक्री है। अच्छा, subsection 2 in the administration of the court of the property of any deceased person if such property proves to be insufficient for the payment in full of his debt and liability, the same rule shall be observed as to the respective right of the secured and unsecured creditors। यहाँ तक वो ये कह रहा है कि अगर उसकी प्रॉपर्टी जो है हिसाब किताब करने के बाद वो इनसफिशिएंट है, यानी कर्जे जो पे उन्हें वो ज्यादा हैं और जो प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू कम है, तो फिर जिनके सिक्योर्ड डेट होंगे वो पहले सेटिस्फाइड होंगे और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो है वो बाद में सेटिस्फाइड होंगे। एंड एज टू डेट्स एंड लायबिलिटी प्रूवेबल एंड एज टू द वैल्यूएशन ऑफ न्यूटीज एंड फ्यूचर एंड कंटीजेंट लायबिलिटी रिस्पेक्टिवली, उसके बाद दूसरी जो लायबिलिटीज हैं उसको जो है वो देखा जाएगा। एज मे बी इनफोर्स फॉर द टाइम विद इन लोकल लिमिट ऑफ कोर्ट इन विच द एडमिनिस्ट्रेशन सूट इज पेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ पर्सन adjudged are declared insolvent, and all person who in any such case would be entitled to be paid off of such property may come in under the preliminary decree। और कोर्ट वो प्रीलिमिनरी डिक्री में बता देगा कि कौन कौन किस किस प्रायोरिटी के साथ जो है वो अपना इंटरेस्ट सेटिस्फाई करने का हकदार है। एंड मेक सच क्लेम अगेन द सेम एज दे मे रिस्पेक्टिवली इंटाइटल्ड बाय द विर्च्यू ऑफ दिस कोर्ट। और फिर ये है कि फर्दर कोर्ट प्रीलिमिनरी डिक्री में ये भी लिखेगा कि कौन किस से लेने का हकदार है। ये सारा किस में डिक्लेयर होगा, ये प्रीलिमिनरी डिक्री में जो है वो डिक्लेयर होगा। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज हमने बड़ा इम्पोर्टेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सूट के बारे में पढ़ा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।